रिएक्शन ऑफ अमीन्स एनसीईआरटी की तो हो गई खत्म। अब जो बचती है प्रेपरेशन, छठी ये प्रेपरेशन मैंने लास्ट में कहा था, ये भी एनसीईआरटी की है। लेकिन इसके बाद जितना भी आज की 7 स्लाइड है पहली, वो सारी जेई नीट की प्रेपरेशंस हैं, वो आपको एनसीईआरटी में नहीं दे रखी। तो हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें मैंने एक चीज और बाद में लिखवा दी थी, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या था? कोई भी अमाइड दो, ब्रोमीन दो और साथ में एक एल्कली बेस दो, KOH। उससे क्या होता था? डिग्रेड होता था। डिग्रेड होने का मतलब क्या था? डिसेंट ऑफ सीरीज। डिसेंट ऑफ सीरीज मतलब ये कार्बन बाहर निकाल दो आप, एज वॉट, वो बाद की बात है, ठीक है, कार्बोनेट बन के निकल रहा है। बट अगर मैं इस सबस्ट्रेट को रेफरेंस मान के चलूं तो C डबल बॉन्ड O बाहर गया और मुझे प्राइमरी अमीन मिला। तो डिसेंट ऑफ सीरीज के लिए मेरे को इसी चैप्टर में आना पड़ा, अमाइड का डिग्रेडेशन करो। एसेंट ऑफ सीरीज के लिए मेरे को इसी चैप्टर में आना पड़ा, आप KCN लगाओ, C ट्रिपल बॉन्ड N बनाओ, जो कि नाइट्रोजन फैमिली, कहीं ना कहीं नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड है। तो डिसेंट और एसेंट ऑफ सीरीज मेरे को इसी चैप्टर में मिल रहा है, यानी इसमें कोई भी अमाइड आप ला सकते हो। अगर मैंने यहाँ पर एरोमेटिक अमाइड लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें इथेनामाइड नहीं ला सकते, बिल्कुल ला सकते थे। इसीलिए ऑल अमाइड्स विल कन्वर्ट इनटू प्राइमरी अमीन वाया हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, ब्रोमामाइड कभी शब्द मिल भी सकता है, कभी नहीं भी मिल सकता है, एनसीईआरटी ने दिया है तो हमें भी लेना चाहिए और बहुत बढ़िया रहेगा ब्रोमामाइड वर्ड मेरे लिए। अब इसका मैकेनिज्म, और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसके मैकेनिज्म से कोई आपसे प्रोडक्ट नहीं डिसाइड करवाएगा। अब तक के मैकेनिज्म आपने कैसे पढ़े, पता नहीं इसमें ये मेजर होगा कि ये माइनर होगा। यहाँ ऐसा कोई पंगा नहीं है, सिर्फ आपको मैकेनिज्म इसलिए पता होनी चाहिए, via what intermediates you lead to this. There is nothing like decision of product. प्रोडक्ट इज ऑलरेडी डिसाइडेड, कुछ नहीं है मैकेनिज्म में ऐसा जैसे SN1 SN2 या एलिमिनेशन E1 E2 उन सब में था। नो, कुछ नहीं प्रोडक्ट इसमें चेंज होने वाला, सिर्फ क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए। अब आप मेरे साथ देखिएगा, एक एक स्टेप पहले समझ लीजिएगा फिर नोट करना, क्योंकि ये मेरे को रिटेन कराना है। ये मेरे पास है अमाइड, ब्रोमीन और KOH या NaOH, जो मर्जी मैंने दिया। अब इसमें अब सबसे पहली चीज क्या होगी वो देखिए, बेस है, एक H उठा के इसका ले जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग बेस है और H सिर्फ इसके पास दिख रहा है पोलर वाला। CH3 का H तो पोलर है ही नहीं जो निकले। किसका H पोलर है बच्चों? NH2 का। तो ये H निकाल लेगा और उसकी जगह कौन आके जुड़ गया? ब्रोमीन। इस इंटरमीडिएट को ब्रोमामाइड कहा गया, इसीलिए रिएक्शन के नाम में अगर ब्रोमामाइड ले आए तो आपको फायदा होगा, क्योंकि इस पे एक अकेला क्वेश्चन काफी पास्ट ईयर्स में देखने को मिलेगा। इनमें से कौन सा हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन में नहीं बनता? काफी इंटरमीडिएट्स बनते हैं, तो कौन सा नहीं बनता उसके लिए पहले तो पता हो। अब आपको आई होप ये पता लग रहा होगा मैंने इसको N ब्रोमामाइड क्यों कहा है, क्योंकि नाइट्रोजन पे जाके ब्रोमीन लगा है, ना कि कार्बन पे। तो क्या बन गया मेरे पास? N ब्रोमामाइड। अच्छा, बेस एल्कली NaOH तो है ही खुला, वो OH नेगेटिव। अब फिर क्या करेगा उसने? कौन सा भी इस H को छोड़ना है, फिर प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। प्रोटोन यानी H प्लस, तो नाइट्रोजन पे क्या चार्ज छोड़ जाएगा? नेगेटिव। अब नाइट्रोजन के इस नेगेटिव चार्ज को अगर मैं देखूं तो नाइट्रोजन अपना नेगेटिव चार्ज उसको कुछ ना कुछ तो चेंज उसके लिए करना चाहेगा कि आई डोंट नीड दिस नेगेटिव चार्ज। तो क्या हुआ सिचुएशन ये देखिएगा, इस पे क्या हो रहा है? ब्रोमीन एज नेगेटिव निकल गया। जब ब्रोमीन एज नेगेटिव निकल गया तो अब इसका नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? लोन पेयर है नेगेटिव चार्ज अभी भी, ठीक है। यहां पर ब्रोमीन एज नेगेटिव निकला। अच्छा, लोन पेयर एक तो इसके पास पहले से ही था, नाइट्रोजन का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन पेयर है। अब उस नेगेटिव चार्ज को मैंने बस लोन पेयर की फॉर्म में दिखा दिया। तो इस वक्त नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है और लोन पेयर भी है। आपने आज तक GOC में 5 इंटरमीडिएट्स पढ़े थे, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन बहुत पढ़ा हमने। कार्बोएनायन कब बना है हमारी क्लास 12th में? कौन से चैप्टर में, कौन से रिएक्शन में? याद दिलाओ। ग्रिग्नार्ड में। उसके अलावा फ्री रेडिकल तो काफी बनाया, नहीं पूछ रही। कार्बीन किस में बनाया? रीमर टीमर रिएक्शन में। अगर आप राइमर टाइमन रिएक्शन में अगर आप देखें तो हमने कार्बीन बनाया था। आखिरी एक इंटरमीडिएट कवर होना रहता था नाइट्रीन, राइट। नाइट्रीन को लेके क्लास 11th में सिर्फ हम इतना बताते थे, एक ऐसा इंटरमीडिएट आएगा जिसमें नाइट्रोजन पे
उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा और इस तरह से कुछ उसकी सिचुएशन होगी, उस पर 2 लोन पेयर आएंगे। ये कौन सा इंटरमीडिएट बन गया मेरे पास? नाइट्रीन। पहला इंटरमीडिएट कौन सा बना था? ब्रोमामाइड, एन ब्रोमामाइड। दूसरा इंटरमीडिएट कौन सा शक्ल दिखी मेरे को? नाइट्रीन। अब नाइट्रीन में बहुत तोड़फोड़ होगी, रीअरेंजमेंट होगा भाई, अब ऑक्टेट सबको अपना पूरा चाहिए। इस लोन पेयर को अब क्या लगा भाई, एक तो बॉन्ड बनाओ डबल, क्योंकि अब कार्बन से भी कुछ मांगेंगे, उसकी भी वैलेंसी पूरी करनी होगी। और ये CH3 दौड़ा इधर की तरफ, एंड आई गेट एल्काइल आइसोसाइनेट। तो अगर आप ध्यान दें तो अब सबका ऑक्टेट पूरा, सब स्टेबल। तो एक और इंटरमीडिएट कितने बने? वाया वाया वाया, एन ब्रोमामाइड, देन नाइट्रीन, एंड देन एल्काइल आइसोसाइनेट। लास्ट फिर हुआ वही NaOH के साथ हाइड्रोलिसिस, और अब जाके ये टूटा, CH3 NH2 मेरा प्राइमरी अमीन है। तो ये भी डिग्रेडेशन ही देखा जाए तो है, तो डिग्रेडेशन ही, मैकेनिज्म ही तो पढ़ रही हूं। लेकिन वहां देख के लग रहा था सिर्फ C डबल बॉन्ड O निकाल दो, नहीं, किस तरह से C डबल बॉन्ड O निकला वो आपको बताया गया। सो प्रोडक्ट यू ऑलरेडी नो, प्रोडक्ट के लिए इस रास्ते में नहीं जाना। अब तक के मैकेनिज्म्स में आप बिना मैकेनिज्म के सोचते थे तो प्रोडक्ट गलत आता था। अब ये है कि आप बिना मैकेनिज्म के सोचोगे भी तो भी प्रोडक्ट तो आपका सही आएगा एटलीस्ट। लेकिन मैकेनिज्म मेरे को डायरेक्टली पूछा जाता है, वो आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑन मैकेनिज्म, कि इसमें इंटरमीडिएट कौन से बनते हैं, ये वाला पहले बनता है या इसका रूट दिस देन दिस देन दिस, चूज करेक्ट रूट, मैच मैट्रिक्स। कई आपको रिएक्शंस दे देंगे, उसके सामने इंटरमीडिएट होंगे, मैच कराइए। तो अगर मेरे को हॉफमैन ब्रोमाइड दे दिया तो मेरे पास चॉइस है, मैं मल्टीपल मैच दे सकती हूँ। आइसोसाइनेट भी हो उसमें, एन ब्रोमामाइड भी हो उसके अंदर नाइट्रीन भी हो, तो एक के 3 मैच बन जाएंगे। सो दिस इज हाउ हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन वर्क्स। अब आप इसको नोट करिए, ठीक है, ये लर्निंग है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट मिले, इट इज लर्निंग। तो इस कार्बन को, वैसे तो बड़ा बेवकूफी वाला क्वेश्चन होगा क्योंकि डायरेक्ट है, स्टिल इस कार्बन को लेबल कर दूं 14, तो ये किधर जाएगा? इधर। किसी ने परेशान करना है तो वो इधर कर सकता है। आप बोलोगे ऑब्वियसली ये वाला कार्बन यहां नहीं गया, ठीक है, ये वाला कार्बन, क्यों कोई कंफ्यूज हो सकता है, मतलब होने के तो कभी भी हो सकते हैं। ये कार्बन नाइट्रोजन के साथ लगा था तो शायद यही वाला H3 बनाया होगा, नहीं, जो कार्बन 14 है वो CO3 में गया, ना कि मिथाइल में, ठीक है। तो इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं इस पे। सिर्फ मैकेनिज्म में पहले समझना, आगे छोटा सा है। अगर मैं एक्वस NaOH की जगह क्या यूज कर लूं बच्चों? अब तो इसको पहचानते हैं, NaOMe, NaOET, एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH, यानी यू आर चूजिंग अगेन अ गुड बेस, जो कि प्रोटोन, जिसकी इच्छा क्या होगी? प्रोटोन और जल्दी एब्स्ट्रैक्ट करने की होगी, तो कुछ और नहीं करने देगा, ये रिएक्टेंट को सीधे प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करने पहुंच जाएगा। पिछले स्टेप में पहला क्या हुआ था? ब्रोमाइड बना था, याद रखना, एन ब्रोमामाइड बना था। यहां ब्रोमीन सीन में आए, न्यूक्लियोफाइल बने, उस NH2 का जो अमाइड वाला है या जो भी है उसके H की जगह ब्रोमीन लगे। उससे पहले सॉल्यूशन में कौन मौजूद है? अ स्ट्रॉन्ग बेस CH3O नेगेटिव। वो सबसे पहला काम क्या करेगा? दिया तो मैंने Br2, लेकिन साथ में क्या दे दिया? एल्कोहलिक NaOH। ये सीधा प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो कर लिया इसने एक प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट, ब्रोमीन वाली स्टेज ही नहीं आई इसके अंदर, तो इसने प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो देखिए क्या बना? नेगेटिव चार्ज। अब आप ये सोचिए यहां पर अब ये दोनों काम एक साथ हुए, थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव का आपको इसमें झमेला हो सकता है। जैसे ही इसने प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट किया, इधर से CH3 चल के इसके पास आ गया कि बॉन्ड बनाने की गुंजाइश दिखी, ये एक रीअरेंजमेंट हुआ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑल ऑफ दिस। तो ये CH3 जैसे ही N के पास आया, और मैंने नीचे ये दिखाया, वो अभी वो बाद में देखना येलो पार्ट को, आई विल शो यू दैट। बट ये CH3 इसके पास आया, H इससे निकल के गया, तो देखिए सामने क्या बना? जिससे H निकल के गया उसकी जगह क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज। और ये CH3 पूरा पूरा उसके पास आ गया। देखना कोई ऐसी सिचुएशन है कि भाई नाइट्रोजन के तो ज्यादा ही बॉन्ड बना दिया आपने जरूरत से, ऐसी सिचुएशन तो नहीं है। क्या मैं इस नेगेटिव चार्ज को मान लूं लोन पेयर ही तो था? ये कह सकती हूँ ये बात, ये लोन पेयर ही तो था। क्यों मैंने नेगेटिव दिखाया है? क्योंकि
मैं ये दिखाना चाह रही हूं एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हुआ है तो वो बॉन्ड छोड़ के गया है, बॉन्ड छोड़ के गया है तो वो नेगेटिव चार्ज है। अब हो सकता है सामने वाला मिथाइल आ रहा है तो उसके बाद आपकी इक्वेशन बदले। अब मिथाइल यहां से आया बच्चों, तो कार्बन पे क्या चार्ज लगाया मैंने, वैसे भी पॉजिटिव लगाना बनता था, ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा इसका। जब ऑक्टेट पूरा नहीं होगा तो आप पॉजिटिव लगाएंगे, बट इट इज नॉट कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन कब होता है, जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। यहां वो डबल बॉन्ड है इसलिए इसको कार्बोकेटाइन गलती से भी नहीं, नो रीअरेंजमेंट्स नथिंग। जब ये इंटरमीडिएट मेरे पास बन के आता है, अब देखिए नीचे मैंने क्या बना रखा है, नीचे कुछ ऐसा ही है जो डायरेक्ट आपने वो कैसे बना दिया, ठीक है। देखिएगा ये तो आई नो व्हाट हैपेंड हियर, एक H कहीं से एब्स्ट्रैक्ट हुआ, इसी से एब्स्ट्रैक्ट हुआ, किसी ने आके एब्स्ट्रैक्ट किया। उस एक H के एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद सिचुएशन देखिए क्या है, ये CH3 इधर गया, ये इधर आया, तो ऐसे डबल डबल बॉन्ड बने होंगे, राइट। और वही डबल डबल बॉन्ड ऊपर नहीं दिखाए हमने, ऊपर हमने सीधे दिखाया इससे ये। तो पहले ऊपर व्हाइट वाले को दोबारा से समझते हैं, यहां तक सब समझ गए। H एब्स्ट्रैक्ट हुआ, उसके बदले उसको दौड़ता दौड़ता कौन पूरा करने आ गया, CH3, जिसने कार्बन पे क्या चार्ज दिया, पॉजिटिव। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव है, ऑफ कोर्स ये इधर आना ही आना है। ये इधर आना है, अगर आता अगर तो क्या बनता, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड NH CH3। नाइट्रोजन के बॉन्ड गिनना, चार बॉन्ड, मतलब पक्का तुमने इसका लोन पेयर कहीं कोऑर्डिनेशन में लगा दिया। कहां लगाया, नो हेडेक, उसको हम नॉर्मल बॉन्ड की रिस्पेक्ट हमेशा देते हैं। तो N पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, N पे पॉजिटिव चार्ज आया तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो है, तो अब इसको भाई वापस जिंदा करो, इसको फिर से कंफर्टेबल करो। N इज नॉट हैप्पी, सॉल्ट बना है, पॉजिटिव चार्ज है, बट अब उसको कुछ चाहिए। तो जब आपको ये करने की नौबत आई तो क्या हुआ, सॉल्यूशन में कौन मौजूद है, OCH3। N ने कहा भाई मेरा लोन पेयर लौटाइए, लौटाया, C डबल बॉन्ड O, N के पास वापस अपना न्यूट्रल N, H और CH3। इस कार्बन को फिर तुमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया क्योंकि इसको लोन पेयर लौटाना पड़ा। इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कौन सेटिस्फाई करने आया होगा, OCH3। मैंने ऊपर डायरेक्ट व्हाइट से जो लिखा हाउ, लेकिन इससे इसके बीच में क्या कहानी हुई होगी वो मैंने नीचे लिख दी। अब आप लिखिए इसको आगे की, आपको इतना बाय डिफॉल्ट आदत पड़ जाएगी। ऑक्सीम आया, मतलब N के साथ डबल बॉन्ड है, हाइड्रोक्स, ये मैं ऑक्सीम आपको ग्लूकोज में बनवा चुकी हूं कि आप जब भी एल्डिहाइड कीटोन को हाइड्रोक्सिल अमीन देंगे तो ऑक्सीम बनेगा। ऑक्सीम आया, उसको रिड्यूस कर दो, सॉरी पूरा काट दिया, उसको रिड्यूस कर दो, व्हाट विल यू गेट, जितने H जहां जहां चाहिए लगाइए और आपको क्या मिल जाएगा, प्राइमरी अमीन। इसी तरह से ऑक्सीम के नीचे मैंने क्या लिखा है, इसके बारे में किसी को कुछ याद है, ये क्या होता है, नाइट्रोजन में कैटिनेशन में एग्जाम्पल में हम दिखाते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं बच्चों, नाम, अमोनिया। इसको क्या कहते हैं, हाइड्राजीन। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिलमीन। इसको क्या कहते हैं, हाइड्राजोइक एसिड। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। N3H क्या है, हाइड्राजोइक एसिड, राइट। अगर तुम इसका H+ निकाल दोगे तो क्या बचेगा, एजाइड। तो ये जो N3H है, कई बार बच्चे कहते हैं N3H मैम प्रिंट इशू है, ये NH3 होगा, नहीं। तो जब आपसे कैटिनेशन ऑफ नाइट्रोजन के बारे में पूछे तो आप कह मत देना कैटिनेशन होती नहीं है नाइट्रोजन में, बहुत कम होती है एज कंपेयर टू कार्बन। तो एक तो कैटिनेशन का एग्जांपल हम ये देते हैं N2, खाली इस पे कैसे बोल दूं कैटिनेशन, ये तो उसकी मजबूरी है एग्जिस्ट करने के लिए, फेयर। ये भी एग्जांपल कैटिनेशन का है, NN बॉन्ड, सेल्फ लिंकेज। ये भी एग्जांपल कैटिनेशन का है, 3 नाइट्रोजन एक साथ जुड़े हैं, बड़े रेयर नॉन मेटल मिलेंगे जो एक साथ इस तरह से जुड़े हैं। तो क्या इनमें से कौन कौन सा कैटिनेशन ऑफ नाइट्रोजन की कैटेगरी में तुम डाल सकते हो, एक ये डाल सकते हैं, एक ये डाल सकते हैं, एक ये। उस वक्त बच्चे एज्यूम कर लेते N3H तो कुछ होता ही नहीं है। और किस चैप्टर में गए क्वेश्चन, शायद नाइट्रोजन फैमिली से पूछा होगा, पता नहीं हाइड्राजोइक एसिड होता क्या है। आज आपको आ जाना चाहिए हाइड्राजोइक एसिड क्या होता है।
और इसका अगर तुम H+ निकाल दोगे तो क्या बनेगा? एजाइड। तो ये ऑक्सीन था, ये है एजाइड। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका बॉन्ड ऑर्डर, दोनों बॉन्ड्स का 2017 के जेई में पूछा गया है। हाइड्राजोइक एसिड से बनने वाले एजाइड आयन के दोनों बॉन्ड्स का बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दीजिए। तो जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लेंगे फिर तो बॉन्ड ऑर्डर आ ही जाएगा। बट दिस इज हाउ थिंग्स आर बीइंग कनेक्टेड। तो जब कोई ऐसी चीज सुने तो जरूर याद रखें। बाकी खैर रिवीजन में आपको अपने आप हम खींचेंगे जब सारा सिलेबस हो जाता है। तो फ्रीडम हाइड को भी अगर अब मैंने क्या किया, पहले तो क्या दिया है बच्चों? एल्काइल हैलाइड। अब ये क्वेश्चन मैं एल्काइल हैलाइड में भी डाल सकती हूँ, मेरी मर्जी, कहीं भी डाल सकती हूँ। तो एल्काइल हैलाइड दिया तो दिख ही रहा है क्या होता है, NaCl, NaBr, NaI तो निकल जाएगा, NaX, और पीछे क्या बचता है मेरे पास? एजाइड का मिथाइल के साथ बॉन्ड बन गया, मिथाइल इथाइल जो भी। नाउ ब्रिंग एनी रिड्यूसिंग एजेंट, यू गेट RnH2। यहां तो R का कोई स्कोप नहीं था ना, एजाइड को कैसे रिड्यूस करके मैं बना सकती थी प्राइमरी अमीन। तो पहले मैंने R इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद मैंने यहां पर प्राइमरी अमीन आपको दिया। क्लियर है? नोट भी हो गया जो मैं उम्मीद कर रही हूं। सो एक मेथड ये और हुई, कर्टियस रीअरेंजमेंट। देखना मेरे एरोज से आपको रीअरेंजमेंट समझ में आ रहा है या मेरे को बताना है, एज इट इज क्रैम करना है। अ पॉपुलर क्वेश्चन, मुझे बताइए कर्टियस रीअरेंजमेंट कौन से स्टेप पे लिखा है? जस्ट बाय द हेल्प ऑफ हीट। वो स्टेप क्लियर हो रहा है कि अगेन ये जो नाइट्रोजन था पॉजिटिव चार्ज वाला, नॉट हैप्पी, उसी ने क्या करना शुरू किया, पहले R आया इधर और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ। अब आप देख लीजिए पूरा का पूरा क्या काम हुआ है। ये इतना अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये पूछेगा नहीं निकलने से पहले, मौका दो और N2 गैस बाहर। तो वो N2 तो एज गुड लिविंग ग्रुप निकल गई, ये रही। बाकी फिर उस N की वैलेंसी पूरी करना, वो सारे काम करने में आइसोसाइनेट बना। आज कहीं और भी आइसोसाइनेट बना है? वन मोर डायरेक्ट क्वेश्चन, इनमें से किस किस में इंटरमीडिएट आइसोसाइनेट बनता है? हॉफमैन ब्रोमाइड में बना और कर्टियस में बना। दो रह गई। ये देखना बच्चों, ये अगर ना भी कराती, मैंने ना गिनती बढ़ा दी, ना भी कराती, क्या आप खुद कर सकते थे? ये बहुत दिन बाद आया ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड का काम क्या है? ये टूटना है। इधर का काम क्या है? ये टूटना है। क्या आप, मैं ना भी करवाती, ये कर सकते थे? वेरी इजी। ग्रिग्नार्ड के लिए मैं थोड़ा ट्रस्ट अब ज्यादा करती हूं आप पे। तो यस, इट इज जस्ट अ काउंट। ये कोई मेथड ऑफ प्रिपरेशन की लिस्ट में नहीं आता, लेकिन ऐसा कल को कोई रिएक्शन दिखे तो यू शुड बी अवेयर कि अब के एजाइड किसको रिएक्ट करवा रहे हैं हम? एसिड। चेक, नो मैकेनिज्म। शेमिट रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। आप याद रखिए एजाइड के साथ ऑब्वियसली एक तो उसका N2 वही निकला होगा गुड लिविंग ग्रुप बन के, राइट? वो दिखाई रखा है, RnH2 लगभग कर्टियस जैसा होगा, इसलिए मैकेनिज्म नहीं बता रहे। जैसा कर्टियस में हुआ लगभग वैसा ही हुआ होगा। शेमिट नोट करिए। हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनाइड्स मैं कराऊंगी, फिर नोट करना, या कोई कर रहा हो तो आई डोंट हैव एन इशू, कराना तो है ही मैंने। पहले शेमिट नोट कर लीजिए। तो कर्टियस और शेमिट दोनों हो गए। मतलब शेमिट मेरे को समझाना तो नहीं है, सीधे एजाइड से क्या हुआ है, एसिड के R के साथ NH2 लगा और प्राइमरी अमीन मुझे मिलता है। कर्टियस है, शेमिट है, हॉफमैन ब्रोमाइड है, सब ये आजू बाजू के हैं, सब एक दूसरे से रिलेटेड है वाया सम इंटरमीडिएट। सो लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट लास्ट मेथड, उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म। तो अब लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आते हैं हम, हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनाइड। दिस इज आइसोसाइनाइड, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका एक और नाम कार्बिनोल सिस्टम नाम का एक सिस्टम चला करता था IUPAC से पहले, जहां से हमने स्पेशल सफिक्स उठाए थे, कार्ब एल्डिहाइड, कार्बोक्साइलिक एसिड, लास्ट क्लास में बात भी हुई थी। तो वहीं से इसका नाम कार्बाइल अमीन पड़ा। तो इस चैप्टर में पॉपुलर होने वाला है बेसिक एनसीईआरटी में आगे से। कार्बाइल अमीन का सिर्फ आप हाइड्रोलिसिस करिए तो सबसे पहले आपके सामने क्या बन के आता है वो देखिए। सिर्फ हाइड्रोलिसिस किया तो हाइड्रोलिसिस करने से ये बॉन्ड टूटा, एक H और एक OH, क्योंकि मुसीबत सिर्फ कार्बन की वैलेंसी की थी, नाइट्रोजन तो उल्टा एक्स्ट्रा दे रहा था कार्बन को। अब इसके अंदर टॉटोमेरिज्म का स्कोप है। टॉटोमेरिज्म की शर्तें 1 मिनट में याद दिला देती हूं। टॉटोमेरिज्म की थी कम से कम एक पाई बॉन्ड होना चाहिए दो डिसिमिलर एटम्स के बीच, CC में नहीं, C और N में जैसे।
तो दो डिसिमिलर एलिमेंट्स के, एनीवेज सॉरी, सो 1 2 3 टॉटोमेरिज्म की पहली शर्त क्या थी बच्चों? दो डिसिमिलर एटम्स के बीच एक पाई बॉन्ड, तो वो है उसके पड़ोस में जो ऑक्सीजन है उसके साथ एक आयोनाइजेबल एच, तो ऑक्सीजन के साथ ही होता है अक्सर आयोनाइजेबल एच या नाइट्रोजन के साथ। ये एच एटम नंबर 1 2 3, ये एच जो है एटम नंबर 1 से कहां माइग्रेट होके जाएगा? 3 पे। उसके चक्कर में पाई बॉन्ड किधर आएगा? इनके बीच टॉटोमराइजेशन हुआ और ये बन गया। ये एक तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। देखिएगा जो बना है आपके सामने, मुझे तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप सा दिख रहा है, तो टॉटोमराइजेशन एल्डिहाइड कीटोन में ही तो मेनली हम पढ़ते हैं। एनीवेज, देन इन लास्ट दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ नहीं बनती, बहुत जल्दी टूटते हैं दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ हो। भाई आपने देखा है दो OH एक साथ हैं तो वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, वो नहीं टिकते दो OH एक साथ। तो ये दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ बहुत मुश्किल है। हाइड्रोलिसिस हुआ और हाइड्रोलिसिस होने पे क्या हुआ? तुम अपने घर हम अपने घर। क्या इसमें डिग्रेडेशन हुआ है? एक कार्बन कम हुआ है, चेक। तो डिग्रेडेशन का दूसरा आ गया मेरे पास, एक हॉफमैन ब्रोमाइड था और एक ये, तो यहां पर डिग्रेडेशन अब होना ही था। डिग्रेडेशन वो N के साथ तुमने C लगा रखा है, वो कौन सा कार्बन चेन से डिग्रेड हुआ है, बट हो तो रहा ही है, राइट? मुझे बताओ कभी हमने पूरी ऑर्गेनिक में NC कैसे लगाना है पढ़ा भी है? CN तो पढ़ा है। किसी जगह पे NC लगाना हो तो कैसे लगाऊं? AgCN एल्काइल हैलाइड को दो, यही लगता है। तो वहां से पहला रिएक्शन उठा लूं और उसको इसके बाद ये वाले दे दूं, तो जो आपके सामने हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनेट है, आपको पता लग गया उससे क्या बनता है। एंड क्या होगा? यानी पहले चैप्टर का एल्काइल हैलाइड सीधे मेरे को अमीन्स बना के दे रहा है, बीच का अल्कोहल ईथर सब जंप करके। तो एल्काइल हैलाइड से अमीन कैसे बने, बोर्ड्स में नहीं आएगा ऑफ कोर्स, एनसीईआरटी में ही बात ही नहीं की हुई इसकी। तो एल्काइल हैलाइड से सीधे मैं क्या लेकर आ रही हूं? अमीन लेके आ रही हूं वाया NC, और NC आपके पास है, आप AgCN से रिएक्ट कराओ, NC बन जाता है। यहां मैं खत्म करती हूं आपका प्रेपरेशन। अब जो बेसिसिटी आना है, इफ यू पीपल वांट, इसको हम एक फ्लो में करें, क्योंकि मुझे इसमें आपसे क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस पूछने हैं। इनमें से तीनों में से कौन सा बेसिक, इसमें रेजोनेंस डोमिनेट करेगा, इसमें हाइपरकॉन्जुगेशन डोमिनेट करेगा, वो चीज आप लोग नोट करने के चक्कर में अपना फ्लो ब्रेक करोगे। तो कैन आई आस्क कि अब से लेके क्लास एंड तक जितनी बेसिसिटी हुई, मेरे को कोई रश नहीं है, इसको मेन पार्ट हो गया चैप्टर का, तो उससे मेरा मकसद है, 2 चैप्टर कवर हो रहे हैं मेरे, GOC की बेसिसिटी और इस चैप्टर में जितनी बेसिसिटी है। कैन आई आस्क यू नॉट टू नोट नाउ ऑनवर्ड्स? आप PDF से नोट जरूर कीजिए या डायरेक्ट उसको DPP में करिए, एक ही बात है, DPP भी यही क्वेश्चन घूम घूम के आएंगे। तो आप PDF से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर दोबारा अगर लिखते वक्त हो जाए आपका, मेरे 2 जगह पे काम आ जाएगा। तो बेसिसिटी पे शिफ्ट हो उससे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन, फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी, बिल्कुल अल्कोहल का कॉपी, थोड़ा सा फर्क आएगा। शुरुआत कॉपी कैसे? भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी होती है, तो ये वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर, ठीक ठाक बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अब अगर मैं सारा क्लब करूं तो मेरे पास सभी फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से अमीन्स किधर सेट करूं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन की ज्यादा स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, इसीलिए अल्कोहल से तो पीछे ही आएंगे। एसिड से आगे लाइफ में कोई नहीं आ सकता, क्योंकि इनके पास 2-2 ऑक्सीजन है। वो चैप्टर पढ़ेंगे तब बात करेंगे उस बारे में। इतना आपको पता है, एसिड के हाइड्रोजन की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो डाइमर बन के रह रहा है। वेंट ऑफ फैक्टर तक हमने उसमें पढ़ लिया, हाफ होता है। क्यों? 2 एसिड्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जबकि एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल के साथ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो एसिड की हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी को नो वन कैन बीट। फिर कौन आया? अल्कोहल। फिर कौन आया? अमीन्स। उसके बाद नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग केसेस। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता गया, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती गई। ये आपके लिए कुछ नया नहीं है, नोट ना भी करें तो है, बाकी नोट जरूर बाद में करिएगा कि अमीन्स कहाँ आता है। किसी को लगे नहीं मेरे को साथ साथ नोट करना है, देर हेडेक, बट मैं वेट नहीं करूंगी, मेरे को फ्लो चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके जवाब देने लायक हैं, आप दे पाएंगे। तो कल को मुझे अमीन और अमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखानी हो तो मैं दिखा सकती हूँ, ठीक है जी, ये है प्रूफ। आइसोमेरिक अमीन में थोड़ा ध्यान अब देना है, अल्कोहल जैसा नहीं है। अल्कोहल में क्या होता था? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी।
जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना ज्यादा स्फेरिकल, लेस सरफेस एरिया, और हम कह देते थे जितना कम सरफेस एरिया उतना वैन डर वाल्स फोर्सेस एक्ट ऑन सरफेसेस, उतना ही कम फोर्स, उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट। यही होता था। अगर रिवाइज करूं, अमीन्स में क्या सीन है, ट्रेंड वही दिख रहा है मेरे को, लेकिन वजह कुछ और है। वजह सरफेस एरिया नहीं है बिल्कुल भी। नाइट्रोजन के पास कौन है ऐसा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है? प्राइमरी में कितने हाइड्रोजन? दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का चांस है, अगर 3 नाइट्रोजन से भी, बट नाइट्रोजन तो तीनों में है इसलिए मैं नहीं गिन रही। यहां 2 हाइड्रोजन अवेलेबल टू पार्टिसिपेट, यहां 1 हाइड्रोजन अवेलेबल टू पार्टिसिपेट, यहां 9 हाइड्रोजन अवेलेबल टू पार्टिसिपेट। तो यहां कोई वो सरफेस एरिया ब्रांचिंग स्फेरिकल और वो सब नहीं आ रहा, क्योंकि इसके पास 2 H थे, इसके पास 1 H था, इसके पास एक भी H नहीं था हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने को। इसीलिए जब आप बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, ये तो बहुत ही पीछे हो गया, ये अल्कोहल जैसा नहीं है, क्योंकि अल्कोहल में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कुछ और होता है, यहां प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कुछ और होता है। तो ये सिंपल बॉइलिंग पॉइंट का इंफॉर्मेशन आई और सॉल्युबिलिटी की आई। यहां आपका एनसीईआरटी क्लोज कर देता है फिजिकल प्रॉपर्टी। एनिलिन इज इनसॉल्युबल। एनी गेस क्यों? एनिलिन क्यों इनसॉल्युबल रहा होगा वाटर में? पूरा का पूरा आपका रिंग और साथ में NH2 रेजोनेंस होती है, उसकी वजह से नाइट्रोजन पे क्या बीतती होगी? पॉजिटिव चार्ज। भाई तुम नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ले आए, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या चाहिए होता है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सामने वाले में हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दोनों के बीच। यहाँ कहाँ रहा तुम्हारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव? तुमने उसका लोन पेयर रेजोनेंस में घुमा दिया, वो तो अपने में पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा है, इसीलिए उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, इसलिए वो सॉल्युबल नहीं है। डोंट गो ऑन सरफेस एरिया। रिंग बड़ा था, उल्टे जाओगे। कुछ ऐसे भी जाते हैं कि रिंग बड़ा था तो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, हैम्पर करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। फेयर चेक करना, एनसीईआरटी देती है रीजन, तब लेना ये। अदरवाइज मेरे से पूछेंगे तो रीजन ये होना चाहिए, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं हो पाई। ठीक है, अब इसके बाद क्या प्रॉपर्टी है? कहने को केमिकल प्रॉपर्टी है, बट बेसिक कैरेक्टर है। अमीन्स आर बेसिक इन नेचर। केमिकल प्रॉपर्टीज में गिनती की 5 है, जिसके पहली को शुरू कर रही हूं, खत्म नहीं करूंगी आज। बेसिक नेचर का मतलब क्या होता है? लोएस्ट बेस। यहां पे अगर कोई अपने लोन पेयर को किसी को दे रहा है, डोनेशन दे रहा है, तो उस चीज को मैं कह सकती हूँ इट इज अ गुड बेस। तो जब मैंने इसको वाटर से रिएक्ट कराया और एसिड से, सभी केसेस में क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बना रहा था। जैसे कि अमीन को मैंने वाटर दिया तो क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बना, उसके बाद उसका क्या हुआ बात अलग है, बट बना। तो जैसे ही मैंने उसको एसिड से कराया तो यही हुआ। तो अगर आप अमीन्स का चाहे H2O से कराओ चाहे HCl से कराओ, होना तो क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट है। और क्योंकि ये वीक बेसिस हैं, ये कौन से एल्कलीज हैं, तो रिवर्सिबिलिटी है, इक्विलिब्रियम तो है। अब अगर इक्विलिब्रियम है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट ने फाइनली टूटना होता है, एक कैटायन और एक एनायन अलग अलग होना होता है। तो जब ये एक कैटायन एक एनायन अलग अलग है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट ये क्या होगा? Kb। हायर द Kb स्ट्रॉन्गर इज द बेस, लेसर द पी, हायर द pKb वीकर द बेस। तो जैसे आप इसकी एनसीईआरटी या इसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो इनमें से कौन सा ज्यादा बेसिक है, ये पूछने के बजाय ज्यादातर Kb के ट्रेंड पूछ ली, बातें की, pKb के पूछ लिए। सो अब मैं बेसिसिटी पे शिफ्ट हूं अगर, तो चलिए एक ही बात है, बेसिसिटी ऑफ अमीन सबसे पहले आप समझेंगे। इसके बाद मेरी सारी स्लाइड सिर्फ आपको दिखानी है, आपने कोई गलती करनी है और मैंने गलती पॉइंट आउट करनी है बस। कौन सी चीज अच्छा बेस होगी? जिसका लोन पेयर रेडिली अवेलेबल फॉर डोनेशन हो। तो अगर मैं बात करूं गैशियस फेज, व्हाई आई एम चूजिंग गैशियस फेज, अभी एनसीईआरटी चल रही है, जैसे मैं एनसीईआरटी से बाहर जाऊंगी मैं बताऊंगी आपको व्हाई आई एम चूजिंग गैशियस फेज, बिकॉज आई डोंट वांट एनी रोल ऑफ सॉल्वेंट इंटरफेयरिंग दिस प्रॉपर्टी। अगर अकेला प्योर प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन, देन व्हाट विल बी द ट्रेंड? इसमें प्लस आई 1, प्लस आई का मतलब क्या है? अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खिसका दी, इसको रिच कर दिया, बेस, अच्छा बेस। इसमें कितने इंडक्टिव? 2, दोनों ने खिसकाई अपनी, इसका और रिच हो गया ये। तीसरा 3 इंडक्टिव,
तीनों ने खिसकाई, वो और ज्यादा रिच हो गया। बेसिसिटी का ट्रेंड मिलेगा ये। पूरा 1 नंबर का क्वेश्चन, और रेपिटेटिव बोर्ड के वो 33% नंबर सब बच्चों के आ जाए, पास हो जाए, उसमें की आता है। अगर अमीन्स गैशियस फेज में आपने लिए तो बेसिसिटी का ऑर्डर बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट सारी क्लास बता लेगी इजली, इतना मैं मान के चल रही हूँ। अमोनिया तो इनमें सबसे ही पीछे चला गया, राइट, गैशियस फेज। जी, हाइड्रोजन पूरा बॉन्ड क्यों दे देगा? हाँ, तो क्यों दे देगा बॉन्ड? कोई लेने वाला आएगा तब ना, मतलब वो तो तुम उसको एसिड ही तो बना रहे हो, क्यों नहीं ये दे देगा, ये तो प्रोटॉन डोनर बन गया है, तो एसिड बेसिसिटी तो सबसे पीछे आया ना। यस, बिल्कुल दे देगा। H इज अ गुड लिविंग, नॉट गुड लिविंग ग्रुप, बट H इज हैप्पी टू लिव एज H पॉजिटिव, तो वो तभी सबसे पीछे आया। ठीक है, क्लियर है? अब अगर तुमने एक्वस मीडियम में लिया तो कुछ मामला खराब हो जाएगा। ये पूरा अगर देखो एनसीईआरटी का 1.5 पेज है कुछ भी नहीं। कि अगर आप इन्हीं तीनों को जो केसेस आपने लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एक्वस में लो तो क्या ट्रेंड सेम होगा? लेट्स चेक। एक्वस मीडियम में लेने से जो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर माने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कौन सा बात किया पीछे मैंने? इंडक्टिव इफेक्ट। अगर तो मैं इंडक्टिव इफेक्ट को कंसिडर करूंगी तो ट्रेंड यही आएगा जैसा पीछे, सेम। और ये अगर बोर्ड में क्वेश्चन आएगा आपको कैसे प्रेजेंट करना है, लेट यू नो दैट ऑल्सो, तो भाई यही होना चाहिए। लेकिन जब आप पानी में ले रहे हो, सॉल्वेंट में ले रहे हो, हाउ कैन यू इग्नोर सॉल्वेंट्स इफेक्ट? दैट इज सॉल्वेशन, दैट इज हाइड्रेशन इन दिस केस। तो उसे समझिए। आप प्राइमरी अमीन सिर्फ वाटर में लाए। शुरुआत में बेसिसिटी बताते वक्त मैंने बोला है विद वाटर ऑल्सो इट बिहेव एज बेस। तो जैसे आप इसको एक्वस मीडियम में डाल दोगे तो सबसे पहले तो ये क्वाटनरी बनेगा, देखना जरा, चेक। एक्वस में डालते ही क्या होगा? वाटर का H गया, इसके लोन पेयर को लिया और ज्वाइन हो गया, यही बनेगा क्वाटनरी। तो क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बना। अब इसके पास कितने H हैं सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने को? 3। बड़ी खुशी से आगे जाएगा। इट्स अ गुड बेस। प्राइमरी अमीन is a good base. Why? Because when it behave as a base, it will form such a quaternary ion which will have 3 hydrogen bonds with the outer solvent and get stabilized. भाई सॉल्वेंट क्या करेगा? बेटा तेरे पॉजिटिव चार्ज को हम घेर के स्टेबल करते हैं। ये अमीन वाटर के साथ रिएक्ट करने में अब कतराएगा ही नहीं कि मैं दे देता हूं लोन पेयर तुमको, क्योंकि लोन पेयर देने के बाद क्या है, मेरे सिर पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। मेरे से झेला नहीं जाएगा तो वापस आ जाऊंगा। अब इससे झेला नहीं गया तो वाटर ने क्या किया? वेट, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बना के इसको सेटल कर गए। रुक जाओ, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, दैट टू हाइड्रोजन बॉन्ड जो नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कई केसेस में टक्कर भी दे देता है। तो ये रुक गया, ये तो गुड बेस बन गया। और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से इसको कहां बता बैठी हूं मैं? सबसे पुअर बेस। फिर आती है बारी सेकेंडरी की। सेकेंडरी ने भी कूद पड़ा वाटर में। वाटर में कूदते ही उसके पास क्या रहा? उसके पास अगेन वही क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट के पास कितने हाइड्रोजन अवेलेबल हैं वाटर के साथ बॉन्ड बनाने के लिए? 2। फिर देखो जरा टर्शरी। टर्शरी के पास कितना है? मात्र 1। कौन सा क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट लीस्ट स्टेबल है? टर्शरी वाला। टर्शरी मीन इंटरेस्टेड ही नहीं रहेगा वहां जाने में, मेरे को नहीं जाना, कोई स्टेबल तो कर नहीं रहा मेरे को, मैं वापस आता हूं। तो बेसिसिटी का ट्रेंड उल्टा हो गया। वाटर के आते ही बेसिसिटी का ट्रेंड उल्टा। मैं किसको वैल्यू दूं? इंडक्टिव को, केस को? फंस गए। तो कहते हैं रुको, किसको वैल्यू देनी है बाद में बात करेंगे। एक और फैक्टर सिर पे आ गया मेरे, और वो फैक्टर तीसरा। अगर तुम मिथाइल के अलावा कुछ भी लाए, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, स्टेरिक हिंड्रेंस भी लड़ाई में आ जाएगी। क्यों? बेस का मतलब क्या होता है बच्चों? एसिडिक स्ट्रेंथ में दिक्कत नहीं दे रहा था मेरे को। बेस का मतलब क्या है? मैंने एक प्रोटॉन को अपने पास लेके आना है। भाई मेरे पास पहले ही 3 बल्कि इथाइल पड़े हैं, लोन पेयर है मेरे पास। अब एक प्रोटॉन को लाऊंगी, वो अपनी जगह मांगेगा तो क्राउडिंग होगी। टर्शरी कहेगा गेट लॉस्ट। सेकेंडरी कहेगा मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूं, आ जाए एक प्रोटीन। प्राइमरी क्या कहेगा? मोस्ट वेलकम, आ जाए एक प्रोटॉन। तो अगर स्टेरिक हिंड्रेंस की मैं बात करती हूं, एंड स्टेरिक हिंड्रेंस स्टार्ट्स फ्रॉम इथाइल नॉट फ्रॉम मिथाइल। जैसे ही इथाइल के ग्रुप्स आए,
अब सबसे ज्यादा हिंडर्ड कौन सा है? टर्शरी। ये कहेगा नहीं चाहिए प्रोटोने, मेरे को नहीं देना अपना लोन पेयर, तो फिर मेरी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई? तो अगर आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन आता है एक्वस अमीन्स में आप बेसिसिटी एक्सप्लेन करो या शो करो या वाई दिस, तो आपको पहले तो देनी है तीनों फैक्टर्स, फिर लड़ाई से निपटाएंगे हम। और वो लड़ाई कैसे निपटेगी? ओवरऑल ऑर्डर क्या करें एक्वस मीडियम में। इन तीनों का कंबरसम इफेक्ट आया, मिला जुला इफेक्ट, कहीं कोई डोमिनेट करा, कहीं मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी में देख रहे हैं तो शायद इंडक्टिव डोमिनेट कर रहा है, सेकेंडरी और टर्शरी में देख रहे हैं तो क्या डोमिनेट कर रहा है? शायद स्टेरिक। तो इतना घौच पौच है कि कंबरसम इफेक्ट से जो ट्रेंड आया वो मुझे कहां से मिला? एनसीईआरटी में दी गई केबी वैल्यूज से। और कोई बोर्ड का पेपर ऐसा नहीं होगा इस चैप्टर का 1 नंबर का बेसिसिटी पे क्वेश्चन डेडिकेटेड है। दैट्स व्हाई वी से कि अमीन्स चैप्टर उस दिन खत्म हो जाता है जिस दिन बेसिसिटी के बारे में बात हो जाती है, फिर कुछ नहीं बचता, क्योंकि अमीन का बिहेवियर इज सिंगल बिहेवियर, दैट इज दे आर गुड बेसिस। सो इस हिसाब से अगर मैं चलूं कंबरसम इफेक्ट क्या रहेगा, तो मैंने इसको बहुत बार समझाने के बाद आई केम टू द कंक्लूजन इसको याद ही कराना पड़ेगा। अगर मिथाइल अमीन्स हुए तो 213 213 याद रखिए। 213 मतलब सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक, ना इसमें स्टेरिक बुरा था और इसमें इलेक्ट्रॉनिक अच्छा था, दो ग्रुप थे। देन कम्स प्राइमरी, देन कम्स टर्शरी। टर्शरी में कौन डोमिनेट कर गया होगा? कोई मेरे से पूछ ले तो स्टेरिक पक्का। और ऊपर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी एक ही ऑफर हो रहा था इसको, वो भी मांगा हुआ प्रोटॉन वाटर का। तो दोनों ही मामलों में टर्शरी पीछे पटक दिया गया। तो इस तरह से तो मेरे को मिला कौन? ऐसे स्टेरिक इसमें इतना इन्वॉल्व नहीं होता, मिथाइल में स्टेरिक इन्वॉल्व होता है सिर्फ इथाइल में। तो यहाँ स्टेरिक फैक्टर तो नहीं इन्वॉल्व हुआ। तो कोई मुझसे इन दोनों में पूछ ले तो क्या बोलूंगी? वो जो अमोनियम कैटायन की स्टेबिलिटी थी ना वो इसमें लीस्ट थी, इसलिए इसको पीछे पटक दिया गया। लेकिन इथाइल के केस में तीनों आ गए। तो इथाइल में मैं क्या याद कराऊंगी? बजाय 213 के 231, 231। इथाइल बड़ा है ना तो 231 कर दीजिए, मिथाइल छोटा है 213 कर दीजिए। सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, दोनों में सेकेंडरी आ गया है, बीच में रहा हो, किसी इफेक्ट ने उसको पीछे नहीं पटका। बाकियों में देखिए कहीं पर प्राइमरी सबसे पीछे था, कहीं पर टर्शरी, सेकेंडरी हर जगह मॉडरेट था बीच में। तो उस हिसाब से मेरे पास ओवरऑल ट्रेंड जो मिला, इथाइल में क्या मिला? 231, मिथाइल में क्या मिला? 213। आपके बोर्ड में आए, आपके प्री बोर्ड्स में आए, हमारे सब्जेक्टिव टेस्ट में आए, आपको ऑर्डर ये देना है, बट हाउ यू कंक्लूडेड दिस ऑर्डर, उसमें तीनों पॉइंट्स, तीनों हेडिंग्स देनी है। 1 ये होना चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से, सेकंड हाइड्रेशन से ये होना चाहिए था, थर्ड स्टेरिक से ये होना चाहिए था, एंड एट द एंड कंबरसम इफेक्ट ऑफ ऑल 3 फैक्टर्स गेव अस दिस ट्रेंड। लेकिन यहां इसके बाद यहां तो बोर्ड्स खत्म, एनसीईआरटी खत्म, इसके बाद आ जाता है जेई। क्योंकि हमने एनसीईआरटी में तुमको केबी वैल्यूज का टेबल दे दिया, अब हम तो तुमसे पूछेंगे, तुम्हारे मजे लेंगे कि तुम कैसे नहीं याद करते वो टेबल। ओवरऑल मिथाइलमीन्स, इथाइलमीन्स 6 दे दिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इथाइलमीन्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मिथाइलमीन्स, 6 को अरेंज करो। तो उसको मैं याद करवा रही हूं, मैंने कैसे याद किया। किसी को डाउट हो तो रेफर पीकेबी वैल्यूज गिवन इन एनसीईआरटी, ये वहां से लाई हूं। तो अब कैसे? पहले देखिए मैंने आगे किसको रखा है? 231 बड़ा है, रख दिया आगे। पीछे किसको रखा है? 213। आगे कौन है? इथाइलमीन्स, पीछे कौन है? मिथाइलमीन्स। बीच के दोनों की पोजीशन को स्वैप कर दो। दिस इज ओवरऑल बेसिसिटी ऑर्डर। सेकेंडरी इथाइलमीन, टर्शरी इथाइलमीन, देन सेकेंडरी मिथाइलमीन, देन प्राइमरी कौन से वाला? इथाइल वाला। अगर तुमने ये नहीं किया तो यहीं फंस जाओगे, ये कौन से वाला प्राइमरी है, मिथाइल वाला कि इथाइल वाला? इथाइल आगे है, राइट? तो ये प्राइमरी प्राइमरी इथाइल, ये प्राइमरी मिथाइल, और लास्ट में कौन गया? टर्शरी मिथाइल। ये इस तरह से मैंने 2-3 साल से रटाना शुरू किया है, क्योंकि इसके अंदर वजह में गए तो एक ही देखते रहोगे, इसमें ये शायद डोमिनेट कर गया होगा, इसमें ये। तुम्हें ट्रेंड पता होगा, तुम डोमिनेशन वैसे ही बता लोगे कि किस फैक्टर से ये आगे रहा होगा, तुम बता लोगे। तो इस हिसाब से बेसिसिटी सिंपल एनसीईआरटी की तो खत्म हुई, बिना स्लाइड बदले खत्म। क्या हुई? आपका कॉन्सेप्ट खत्म हुआ।
बिना स्लाइड बदले अगर मेरी क्लास में पूछूं, खास करके जो लोग सो रहे हैं, एनिलिन ज्यादा बेसिक कि इथाइलमीन ज्यादा बेसिक? एनिलिन माने बेंजीन रिंग पे NH2, और इथाइलमीन का मतलब क्या है? C2H5 NH2। कौन सा ज्यादा बेसिक, किसका लोन पेयर जल्दी डोनेट हो जाएगा? इथाइलमीन। क्यों भाई? एनिलिन का क्यों नहीं? वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से। अगर वहाँ कुछ है तो आप सभी लोग वहाँ देख रहे हैं, आई एम सरप्राइज्ड। क्लास तो यहाँ चल रही है, वहाँ जो भी है उसको कुछ चलने दीजिए, ठीक है, बाद में देख लेंगे, 2-4 मिनट है मेरी क्लास में। सो जो आपने बताया बिल्कुल वही आगे आपके सामने है। चेक। अगर मेरे को ये और ये दोनों केसेस दिए, R और AR, इसका लोन पेयर आधा टाइम जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, हाफ ऑफ द टाइम इट इज नॉट अवेलेबल फॉर इनकमिंग प्रोटॉन, दैट्स व्हाई इट इज लेस बेसिक। और एनिलिन का पीकेबी मैं याद कराने में इंटरेस्टेड हूं। क्या पता कभी मेरे को अमीनो एसिड में यूज करना पड़े वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालने के लिए। क्या पता कभी मेरे को ये यूज करना पड़ जाए बेसिसिटी में, कहीं केबी का इस्तेमाल इक्विब्रियम में यूज करना पड़ जाए, राइट? तो इसीलिए इसका केबी याद करिएगा, एनसीईआरटी भी कह रही है आप याद करो। तो यहां आपका बेसिक तो खत्म होता है। इसके बाद अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप खड़ा कर दूं NH2 के साथ, अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप खड़ा कर दूं NH2 के साथ, तो क्या होगा? उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग खुद ले लेगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग खड़ा कर दूं तो क्या होगा? वो उल्टा सपोर्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, उसको ज्यादा बेसिक बना देगा। ये सारा जो आप एसिडिक स्ट्रेंथ में पढ़ के हैं उसी कॉन्सेप्ट पे है। चेक, क्या मैंने दोनों ऑर्डर ठीक बनाए हैं? जाग जाओ बच्चों, 2-4 तो इतनी बुरी तरह झपका रहे हैं ना, मैं बिल्कुल इग्नोर कर रही हूँ, क्योंकि जो सुन रहे हैं क्लास उन्हीं के लिए चल रही है। आपकी नींदें देखी तो 2 साल भी सिलेबस ना खत्म। यस, मेटा पे कोई इफेक्ट नहीं लगता सिवाय इंडक्टिव के। पैरा पे कौन सा? हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ है? प्लस, ये उल्टा नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। तो इस तरह के कुछ केसेस यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी का बेसिसिटी खत्म। और आज अगर आप पन्नों का हिसाब लगाएंगे तो आधा चैप्टर खत्म। अब मैं आपको छोटा सा प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स पे टेस्ट दे रही हूँ, आप वो करिए और चलिए।